Some participants are joining, so let's wait for 2 minutes, then we will start. Let's wait for 1 more minute, then we will start. Okay, so let's start today's session. My name is Anuj Arora, a professional consultant and trainer at GK Engineers. Good afternoon to all. I welcome you on today's this webinar session. Our topic is on Lean TPS 14 principles to know, pillars for building excellence culture. तो आज का ये हमारा टॉपिक है और आज के हमारे ये टॉपिक में हमारे वेबिनार के हमारे जो डिलीवरेबल्स है, जो मेन हमारे जो कोर वो है व्हाट इज टीपीएस। हम देखेंगे कि टीपीएस क्या है, देन हिस्ट्री ऑफ टीपीएस, उसका हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, एंड देन जो हमारा मेन आज का जो टॉपिक है, जो वेबिनार हमारे जो 14 प्रिंसिपल्स है जो हमारे टीपीएस के, वो देखेंगे, एंड देन व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ 14 प्रिंसिपल। तो ये आज के हमारे डिलीवरेबल्स रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज टीपीएस। The Toyota Production System is an integrated socio-technical system developed by Toyota that comprises its management philosophy and practices. मतलब कि जो हम बात करते हैं टीपीएस जो हम बोलते हैं, वो हमारी जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है, जो जापानीज हमारी जो सिस्टम है,
वही है। और ये बेसिकली एक सोशियो टेक्निकल सिस्टम है जो कि डेवलप बाय जो टोयोटा, जो हम सब जानते हैं, जो कार की कंपनी है, वो टोयोटा ने डेवलप किया था, इसीलिए ये सिस्टम को हम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। और ये एक मैनेजमेंट फिलोसॉफी है। So the TPS is a management system that organize manufacturing and logistics for the automobile manufacturer, including interaction with suppliers and customers. So basically ये जो TPS सिस्टम है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, वो ऑर्गेनाइज करती है जो मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक और जो है हमारे, और उसमें भी इंक्लूडिंग जो इंटरेक्शन रहता है, जो सप्लायर के साइड से जो हमारा सप्लाई रहता है, और जो कस्टमर की डिमांड रहती है, जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट रहती है, उसका भी इंटरेक्शन ये सिस्टम में रहता है। तो बेसिकली जो हमारा जो ये टीपीएस सिस्टम है, वो बेसिकली कस्टमर फोकस के बेस पे है। So, lean is the concept of efficient manufacturing operations that grew out of the Toyota production system in the middle of 20th century. मतलब कि कई बार हम टीपीएस बोलते हैं, कई बार हम लीन टीपीएस भी बोलते हैं। तो जो हमारा जो कंबाइन जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो लीन है हमारा, तो जो लीन का जो कॉन्सेप्ट है, वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के बाद जो 20th सेंचुरी थी, तब से ये डेवलप हुआ है। और बेसिकली लीन कॉन्सेप्ट क्या है? Lean is centered on perceiving value with less work, with the ultimate goal of providing perfect value to the customer through a perfect value creation process that has zero waste. मतलब कि लीन का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि ऐसी वैल्यू क्रिएट कर, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना, और कम वर्क के साथ, लेस वर्क के साथ, और उसका जो मेन फोकस गोल है, वो है हमारा जो कस्टमर्स रहते हैं हमारे, उनको परफेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करना विदाउट द जीरो वेस्ट। मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वेस्ट रहते हैं, जिसको हम मुड़ा बोलते हैं, एट वेस्ट जो हमारे रहते हैं, उसको हमें रिड्यूस करना है। और उसके लिए जो प्रोडक्ट की है, उसको हमें हाई वैल्यू क्रिएट करनी है, और वही कस्टमर को हमें प्रोवाइड करना है। So let's continue with the TPS, history of Lean TPS. So basically, the system was first built of the upper history of created by the founder of Toyota, सकीची टोयोडा एंड हिज सन किचिरो टोयोडा। मतलब कि जो ये टोयोटा कंपनी थी, उनका जो फाउंडेशन हुआ, तो जो मेन उसका जो फाउंडर था, वो थे सकीची टोयोडा, और उनके जो सन थे किचिरो टोयोडा। वहीं से ये सिस्टम डेवलप हुई थी। And Toyota first caught the world attention in the 1980s when it became clear that there was something special about Japanese quality and efficiency. मतलब कि हमें सबको पता है कि जो टोयोटा हमारी जो सिस्टम है, वो बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर की है। तो 1980s में एक बात क्लियर हो गई थी कि जो उनकी जो कार की जो क्वालिटी थी, और जो कार उसकी जो इफिशियंसी थी, उसमें कुछ तो खास था जो बाकी जो कंपनीज थे उनमें नहीं था। तो वहां से उनको एक रिजल्ट मिला कि जापानीज कार वेर लास्टिंग लॉन्गर देन अमेरिकन कार्स एंड रिक्वायर्ड मच लेस रिपेयर। मतलब कि जो कंपैरिजन हुआ अमेरिकन कार्स और जापानीज कार में, तो उनको रिजल्ट मिला कि जो जापानीज की जो कॉन्सेप्ट है, जो उनकी कार्स है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, और जो रिपेयरिंग का जो मेंटेनेंस का भी जो उनका जो अमाउंट जो रहता था, वो भी लेस रहता था। And after that, Toyota become leading manufacturer of automotive sector and car sales are skyrocketed। मतलब कि यही सिस्टम की वजह से उनका जो टोटली जो सेक्टर था उनका जो ऑटोमोबाइल का, तो वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन गए, और उनका जो सेल्स था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो ये सबके पीछे जो मेन बेसिक हमारे जो टीपीएस के जो हम 14 प्रिंसिपल बोलते हैं, वो क्या है? तो हम शुरू करते हैं। जो हमारे उसमें जो हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है बेस योर मैनेजमेंट डिसीजन ऑन अ लॉन्ग टर्म फिलोसॉफी। मतलब कि आपका जो मैनेजमेंट का जितना जो भी डिसीजन रहता है, आप अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो आपको फोकस करना है ओनली ऑन लॉन्ग टर्म फिलोसॉफी, नॉट इन शॉर्ट टर्म फिलोसॉफी। मतलब कि अगर आपको कुछ गेन करना है, मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अगर कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ, ये बिजनेस मेरा है, तो मैंने 10 साल तक ये मैंने बिजनेस किया, और जितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था उतना मैंने गेन किया, और फिर मैं बिजनेस बंद कर दूं। ऐसा नहीं, ऐसा थिंकिंग नहीं रखनी है।
इवन एट द एक्सपेंस ऑफ शॉर्ट टर्म गेन्स, मतलब कि अगर आप देख रहे हो कि शॉर्ट टर्म को आप शॉर्ट टर्म में आपको ये इतने सारे गेन्स हो रहे हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म में भले ही ज्यादा गेन ना हो रहा है, बट आपको जो मेन आपका जो फोकस है वो आपको लॉन्ग टर्म का फोकस रखना है। देन कॉमन पर्पस ग्रेटर देन मेकिंग अ मनी, जैसे कि मैंने बताया कि आपका मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए कि कुछ भी करके हमको पैसे बनाने हैं, बट ऐसा करना है कि हमको जो हमारी जो भी प्रोडक्ट है वो हमें एक हाई वैल्यू जनरेट करनी है, हमको कस्टमर को हाई वैल्यू प्रोवाइड करनी है। So mainly focus on generate values for the customer, society and the economy and align all the efforts towards achieving these values. तो ऐसा करना, आपका ऐसा फोकस होना चाहिए कि क्या हम ऐसा करें कि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारी सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, उसको ज्यादातर वैल्यू हो, और उसके लिए आपको कौन कौन से इफर्ट्स आपको आपको वहां पे पुट करने हैं, तो आपको मेन फोकस वहां पे करना है। फिर हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है क्रिएट कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्लो दैट विल ब्रिंग प्रॉब्लम टू द सरफेस एंड रीडिजाइन वर्क प्रोसेस टू अचीव हाई वैल्यू एडेड। मतलब कि अगर आपकी सिस्टम में अगर प्रोसेस का जो फ्लो हो रहा है तो वो आपको ब्रेक नहीं करना है, वो आपको फ्लो है वो आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्लो करना है। उसकी वजह से आपको क्या गेन होगा कि आपकी जो भी हिडन प्रॉब्लम्स रहेंगे वो आपको तुरंत ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और आपकी अगर कुछ प्रोसेस ऐसी है कि जिसकी वजह से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको वो वर्क प्रोसेस आपको रीडिजाइन करनी है, और आपको एक हाई वैल्यू एडेड आपको एक कंटिन्यूअस फ्लो वहां पे क्रिएट करना है। So cut back to the zero amount of the time that any work project is sitting idle or waiting for someone to work on it. जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं लीन में जो रहता है मूडास हम बोलते हैं, मतलब कि वेस्ट, मतलब कि जो हमारा आइडियल, ये जो हमारा जो पॉइंट है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि कोई भी मशीन या कोई भी लेबर या कोई भी पीपल आइडियल नहीं रहना चाहिए। वहां पे कुछ ना कुछ हमको अलाइन कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई बार कोई पीपल आइडियल रहता है, या कोई बार प्रोसेस कट डाउन की वजह से वहां पे जो हमारा इक्विपमेंट रहता है वो आइडियल हो जाता है। तो कई बार ये इश्यूज की वजह से हमारा जो वेस्ट है वो क्रिएट हो जाता है, तो वो नहीं करना है, और हमें कंटिन्यूअस फ्लो का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करना है। सो क्रिएट अ फ्लो टू मूव मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन फास्ट। हमें ऐसा फ्लो क्रिएट करना है कि जो हमारा मटेरियल या इंफॉर्मेशन है वो फास्ट मूव हो सके। कई बार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हमें फास्ट मूव नहीं होती, तो कई बार एक टेलीफोनिक गेम हो जाता है वहां पे, कि एक टेलीफोन एक जो पीपल रहेगा वो दूसरे को कुछ और कहेगा, दूसरे जो है वो तीसरे को कुछ और कहेगा। तो जो पूरी हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका फ्लो हमारा चेंज हो जाता है, और इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें करना है लिंक प्रोसेस एंड पीपल एंड मेक फ्लो एविडेंट थ्रू आउट योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मतलब कि जो प्रोसेस और पीपल है उसको हमें टुगेदर लिंक करना है टू मेक अ चेन ओवर देयर एंड मेक द कंटिन्यूअस फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन। And it is the key to a true continuous improvement process and to developing people। मतलब कि अगर प्रोसेस और पीपल एक दूसरे के साथ अलाइन रहेंगे, साइमल्टेनियसली वो अगर वर्क करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे फोकस रहेगा, और ये हमें जो हमारे पीपल रहते हैं उसको डेवलप करने में भी हमें हेल्प करेंगे। फिर जो हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है बेसिकली वो क्या, वो मेनली फोकस है यूज पुल सिस्टम to avoid overproduction and material replenishment initiated by consumption in the basic principle of just in time। मतलब कि जब जब भी कस्टमर की जो हम रिसीव करते हैं ऑर्डर, उसके बाद ही हमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम एडवांस में मैन्युफैक्चरिंग करके रखते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा वेस्ट है वो बढ़ जाता है, जैसे कि हमें इन्वेंट्री स्टोर करनी पड़ती है। तो इस केस में हमें जस्ट इन टाइम जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करना है। मिनिमाइज योर वर्क इन प्रोसेस एंड वेयरहाउसिंग ऑफ इन्वेंट्री बाय स्टॉकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच प्रोडक्ट। मतलब कि कई बार हमें क्या करता है, हमें एक लिस्ट रेडी करना है कि अगर कस्टमर का ऑर्डर हम रिसीव करते हैं तो उसके लिए हम हमें बेसिक इन्वेंट्री हमें क्या स्टोर करनी है, जो हमारा जो मिनिमम अमाउंट रहता है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, या ये हमारा स्पेयर्स है, या ये हमारा
प्रोडक्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी जो स्टॉक की अमाउंट रहती है ईच प्रोडक्ट की, वो हमको पहले से प्री डिफाइन कर देनी है और उसी हिसाब से हमें उसका इन्वेंट्री स्टोर करनी है, वेयर हाउस करना है. Be responsive to the day-by-day shifts in customer demand rather than relying on computer schedule and system to track wasteful inventory. मतलब कि हम कई बार क्या रहते हैं कि जो कस्टमर की डिमांड है वो फ्लक्चुएट होती है, तो कई बार हम पास्ट डेटा या हम हमारे जो कंप्यूटर के जो स्केड्यूल है, जो हमारी सिस्टम है, हम उसी पे फोकस करते हैं. बट वहाँ उस टाइम कस्टमर की रिक्वायरमेंट और डिमांड कुछ और थी, और अभी आज की डेट में कस्टमर की डिमांड हमारी चेंज हो गई है, तो उसके हिसाब से हम प्रोवाइड नहीं कर पाते. तो हमें कंप्यूटर स्केड्यूल्स पे फोकस नहीं करना है, और अभी करंट सिनेरियो में जो कस्टमर की जो डिमांड है, हमें उस पर फोकस करना है. फिर जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है वो है लेवल आउट दी वर्कलोड, जिसको हम हाइजून का भी बोलते हैं. तो ये बेसिकली जो हमारा जो ये फोर्थ प्रिंसिपल है वो फोकस करता है जो हमारा जो वर्कलोड रहता है उसको लेवल आउट करने के लिए. वर्क लाइक अ टर्टोइज नॉट द हेयर. मतलब कि हम सबको पता है टर्टोइज और हेयर मतलब जो रैबिट था, कछुए और रैबिट की जो स्टोरी, कि हमें कछुए की तरह काम करना है, मतलब कि हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन में हमें वर्क करना है. तो उसके लिए eliminating waste is just one third of the equation for making a lean successful, and eliminating overburden to people, equipment, and eliminating unevenness in the production schedule is just as important, yet generally not understood at companies attempting to implement lean principle. मतलब कि हम कई बार मोस्टली हमारा जो फोकस करते हैं हम मूडास पे, जो हमारे वेस्ट रहते हैं, एट वेस्ट जो है, डाउन टाइम जो हम बोलते हैं, तो हम उस पे ज्यादा फोकस करते हैं. बट ये तो बेसिकली हमारा जो लीन सक्सेसफुल के लिए ये वन थर्ड ऑफ इक्वेशन है. बट कई बार हम ये दो चीज अवॉइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो है हमारा मूरी और मूरा. तो मूरी मतलब कि ओवरबर्डन, जैसे कि आप ये यहाँ पे मैंने जो पिक्चर रखा है वहां पे आप देख सकते हैं कि जो वो यहाँ पे वर्कर है वो उसकी कैपेसिटी से भी ओवर ज्यादा वर्क लोड कैरी कर रहा है, तो हम इसको ओवरबर्डन बोलेंगे. वैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो कि आपके पास वहां पे वर्क लिफ्ट है, वो उसकी कैपेसिटी 500 केजी है, बट आप वहां पे 600 केजी का वेट कैरी और लोड करते हैं, तो वो इक्विपमेंट पे ओवरलोड हो गया, ओवरबर्डन हो गया. वैसे ही अगर ये वर्कर की कैपेसिटी है 50 केजी वर्क का लोड कैरी करने की, बट अगर वो 60 केजी कर रहा है, तो वो वहां पे उस पे एक बर्डन क्रिएट होगा. वैसे ही अगर जो हम मुरा की बात करें तो यहाँ पे होगा अनलेवल वर्कलोड ऑन पीपल और मशीन्स. मतलब कि अगर कोई इक्विपमेंट है उस पे आप रोज के 100 पीसीस आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बट अगर दूसरा पीसीस है तो उस पे आप ओनली 50 पीसीस का ही आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपको उसको वहां पे लेवल आउट कर देना है, और दोनों जो आपके इक्विपमेंट है उसको इक्वली आपको लोड देना है, कि उसका अगर कैपेसिटी है तो दोनों को 75 केजी का आपको वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो मेनली आपको वहां पे मूरी और मूरा पे भी आपको वहां पे आपको फोकस करना है. फिर हमारा जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो है हमारा बिल्ड कल्चर ऑफ स्टॉपिंग टू फिक्स प्रॉब्लम्स टू गेट अ क्वालिटी राइट एट द फर्स्ट टाइम. मतलब कि हमें जो हमारा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है हमें फर्स्ट टाइम में ही हमें जो हमारी राइट क्वालिटी है वो अचीव करना, यही हमारा गोल होना चाहिए. और हमारा जो रीवर्क है और जो हमारा रिजेक्ट है उस पे हमें उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए. तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है जीडो का हम जो बोलते हैं, मशीन विथ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग इन क्वालिटी. तो मेनली जो जीडे का कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बताता है कि बिल्ड इनटू योर इक्विपमेंट द कैपेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स एंड स्टॉपिंग इटसेल्फ, एंड डेवलप अ विजुअल सिस्टम टू अलर्ट टीम और प्रोजेक्ट लीडर्स दैट मशीन और प्रोसेस नीड असिस्टेंट. मतलब कि हमें ऐसी एक विजुअल सिस्टम हमें वहां पे क्रिएट करनी है कि अगर कोई इक्विपमेंट वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप रुक जाता है, और वो वहां पे एक हमें विजुअल इंडिकेट करता है कि ये मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मशीन स्टॉप हो गई है. तो वहां पे क्या होगा कि हमको जो टीम होगी उनको तुरंत ही पता चलेगा कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम आई है, और जो
प्रोडक्शन है वो वहां पे स्टॉप हो गया है, तो वो तुरंत ही जाके वहां पे जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन ढूंढने में और री अगेन मशीन को स्टार्ट करने में लग जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि हम हमारी जो कार रहती है, तो हम जो कार में हम जब भी रिवर्स गियर में हम कार को रिवर्स करते हैं, तो कार के पीछे सेंसर लगे रहते हैं। तो सेंसर जैसे ही पीछे हर्डल्स आता है, तो वो सेंसर जो होता है उसका साउंड बीप साउंड वो क्रिएट करता है। तो हमें पता चलता है कि अच्छा पीछे कुछ हर्डल्स है, अब हम ज्यादा कार रिवर्स में नहीं ले सकते वरना कार को डैमेज होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमें ऐसे एक हमें अलर्ट सिस्टम वहां पे यहाँ पे हमें क्रिएट करनी है। Build into your organization support system to quickly solve the problem and put in place काउंटर मेजर। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही अगर मशीन स्टॉप हो जाता है, तो वहां पे हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके हमें उसके जो काउंटर मेजर्स है वो वहां पे हमें पुट आउट करने हैं। और उसके बाद जो सिक्स प्रिंसिपल है हमारा वो है स्टैंडर्डाइज टास्क। सो यूज स्टेबल रिपीटेबल मेथड्स एवरीवेयर टू मेंटेन टू थिंग्स, रेगुलर टाइमिंग एंड रेगुलर आउटपुट ऑफ योर प्रोसेस। मतलब कि अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा जिनकी हम 5S में भी यही टेक्निक हम फॉलो करते हैं। 4S के बाद जो हमारा 4S है वहां पे हम स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करते हैं। तो जो इसमें यहाँ पे हमें टाइमिंग और आउटपुट हमारा स्टैंडर्डाइज हमें डिफाइन कर देना है कि मान लो कि अगर आपकी टोटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपका टोटल डेली प्रोडक्शन आपको करना है 100 kg, तो आपको वही स्टैंडर्ड बना देना है। कई बार क्या होता है कि आज हमने 50 पार्ट्स प्रोड्यूस किए, फिर नेक्स्ट डे हमने हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो वहां पे हमने 150 kg 150 पीसीस हमने प्रोड्यूस किए। फिर वापस अगर अगर रिक्वायरमेंट डिमांड हमारी फ्लक्चुएट रहती है, तो फिर हम वापस डाउन आ जाते हैं, 60 पीसेस हमने मैन्युफैक्चर किए। तो ऐसा नहीं करना है, हमें स्टैंडर्डाइज करना है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमें उसको हमें एक फिक्स कर देनी चाहिए। हम किस हमारा जो आउटपुट है वो हम जो रेगुलर रहता है वो हमें डिफाइन कर देना है, और उसको हमें स्टैंडर्ड क्रिया उसका एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर देना है। फिर जो हमारा जो सेवंथ प्रिंसिपल है, यूज विजुअल कंट्रोल सो नो प्रॉब्लम्स आर हिडन। So use simple visual indicators to help people determine immediately whether they are in standard condition or dividing from it। मतलब कि अगर विजुअल इंडिकेटर रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको कार का एग्जांपल पहले बताया, तो मैं अगर आपको कार का एग्जांपल में आपको बताऊं कि अगर आपकी कार अगर ज्यादा हिट कर रही है, तो वहां पे आपको जो कार में वहां पे आपको आगे एक इंडिकेट करेंगी, वहां पे रेड लाइट होती है कि आपकी कार ज्यादा हीट हो रही है, तो आपको पता चलता है कि आपकी कार हीट हो रही है। तो आपको ऐसे विजुअल इंडिकेटर्स आपको वहां पे पुट करना है, तो जो पीपल है उसको इमिडिएटली उनको पता चल जाए कि जो आपकी जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड कंडीशन है या वहां से उस स्टैंडर्ड कंडीशन से दूर चली गई है। सो अवॉइड यूजिंग अ कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन इट मूव्स द वर्कर फोकस अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस and design a simple visual system at the workplace where the work is done to support flow and pull। मतलब कि हमें कई बार क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे हम ज्यादातर हम फोकस करते हैं, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि वर्कर का जो फोकस होता है वो वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसके बदले हमें, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्टोरियल में देख सकते हो कि जो हम यहाँ पे हमने बोर्ड रखा है, तो ऐसे ही हमको एक विजुअल सिस्टम है प्लेस में। तो जितना भी हमारा वर्क डन हो रहा है, वर्क का जितना भी हमारा जो प्रोसेस है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम यही बोर्ड से हमें उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड रिड्यूस योर रिपोर्ट्स टू वन पीस ऑफ पेपर वेन एवर पॉसिबल, इवन फॉर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब कि कई बार क्या होता है कि एक्सेसिव जो हमारा स्टोरेज रहता है, एक्सेसिव हम यूज करते हैं पेपर का, वो नहीं करना है। ट्राई करना है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका जो भी आपको इंफॉर्मेशन फ्लो करनी है, वो आपको वन पीस ऑफ पेपर में फ्लो करनी है। जैसे कि हम आप सबको पता होगा कि हम वन पॉइंट लेसन जो इसका यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारा वन पॉइंट लेसन रहता है वो बेसिकली इसी पे फोकस्ड है। फिर जो हमारा एट प्रिंसिपल है, यूज ओनली रिलायबल थॉरली टेस्टेड टेक्नोलॉजी दैट सर्व योर बिजनेस एंड प्रोसेस। मतलब कि जो आपको टेक्नोलॉजी आपको जो यूज करनी है वो बेसिकली
आपको रिलायबल और टेस्टेड टेक्नोलॉजी यूज करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी रहती है तो वो कई बार डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज होती है, कि आप उसको स्टैंडर्डाइज करने में बहुत दिक्कत आती है। और कई बार अगर पीपल वो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर नहीं रहते तो उनको ज्यादातर वहां पे प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट होती है। तो आप अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आप अगर कुछ नया इस्टेब्लिश कर रहे हो, अगर कुछ नया आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट योर वट एवर योर टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग इट इज easy to understand and easy to standardize, and then conduct actual tests before adopting a new technology in business process, manufacturing system or products। मतलब कि अगर आप कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आप अगर अडॉप्ट कर रहे हो बिजनेस प्रोसेस में, तो मेक श्योर दैट यू हैव टेस्टेड दैट ऑल द टेक्नोलॉजीज बिफोर। क्योंकि अगर आप विदाउट टेस्टिंग अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे और बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो वहां पे आपको और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के पहले उसको बेसिकली आपको टेस्ट कर लेना है, and then quickly implement a thoroughly considered technology if it has been proven in trials and it can improve flow in your process। अगर आपका जो ट्रायल है टेक्नोलॉजी का अगर वो सक्सेस जाता है, वो अगर प्रूव करता है कि यस इसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो फ्लो है वो अगर इम्प्रूव होता है, तो go and implement that technology in your organization quickly। प्रिंसिपल है वो है ग्रो लीडर्स who thoroughly understand the work, live philosophy and teach it to the others। so grow leaders within rather than buying them from outside the organization। मतलब कि हमें जो हमारे लीडर्स है उनके ही साथ हमें ग्रो करना है। कि हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर हमारा जो मैनेजर रहता है, तो अगर कई बार ऐसा रहता है कि कई पीपल ऐसे रहते हैं कि उनमें हिडन टैलेंट्स, क्रिएटिविटी और वो ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में जानते हैं, उनके पास अगर बेटर नॉलेज रहता है, तो इट इज बेटर टू give them an opportunity to be a leader of that organization instead of buying outside of the organization। मतलब कि अगर आप बाहर से कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लीडर चूज करते हो, तो कहीं कई बार क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से उतना वेल सेट नहीं है, उसका बाउंड इतना नहीं है जितना कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से वर्क करते हैं उनका होता है। तो बेसिकली लीडर्स की जो मेन जॉब रहती है वो क्या है कि नॉट सिंपली अकम्प्लिशिंग टास्क एंड हैविंग अ गुड पीपल स्किल, बट मस्ट बी अ रोल मॉडल। वो किसी के रोल मॉडल्स भी हो सकते हैं। तो जो लीडर होते हैं वो वन हु अंडरस्टैंड द डेली वर्क इन ग्रेट डिटेल एंड कैन बी अ बेस्ट टीचर। अगर लीडर जो रहता है वो ग्रेट जो वर्क रहते हैं उनको भी बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, और हमारे जो बेस्ट टीचर भी कहलाते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, अगर कुछ रहता है तो उनके पास नॉलेज रहता है, तो वो एज अ ट्रेनी आपको एज अ टीचर वो आपको टीच भी कर सकते हैं। फिर जो हमारा 10th प्रिंसिपल है वो है डेवलप पीपल एंड टीम्स वो फॉलो योर कंपनीज फिलोसॉफी। मतलब कि ये जो प्रिंसिपल नंबर 10 है वो बेसिकली फोकस है टीम वर्क के ऊपर और यूनिटी के ऊपर। जैसे कि ट्रेन इंडिविजुअल एंड टीम एंड वर्क हार्ड टू री इन्फोर्स द कल्चर कंटिन्यूअली। मतलब कि आपको सब मिलकर काम करना है। use cross-functional teams to improve quality and productivity and enhance the flow by solving difficult technical problems। तो आपकी जो क्रॉस फंक्शनल टीम रहती है उनके साथ मिलके आपको जो आपके प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्वालिटी रिलेटेड रहते हैं, प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड रहते हैं, तो आपको वहां पे क्रॉस फंक्शनल टीम के मदद से आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी है, और आपका जो फ्लो है वो जो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करने हैं। Make an ongoing effort to teach individuals how to work together as a teams together towards common goal, and teamwork is something that has to be learned। मतलब कि आपको मेनली फोकस करना है कि जो भी यहाँ पे हम वर्क करते हैं वो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग जो हम टीम्स के साथ करते हैं, और एक टीम बन के हमें वर्क करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जो वर्क एज ए टीम कर सकते हैं वो हम एज ए इंडिविजुअल नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये 10वां जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा टीम वर्क को फॉलो करना है। फिर हमारा जो 11th प्रिंसिपल है, रिस्पेक्ट योर एक्सटेंडेड नेटवर्क, हैव रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टनर्स एंड सप्लायर्स एंड ट्रीट देम एज एन एक्सटेंशन ऑफ योर बिजनेस।
मतलब कि आपके जो पार्टनर्स और सप्लायर्स रहते हैं उसकी भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितनी आप अपने बिजनेस की करते हो, क्योंकि आपका अगर बिजनेस को आपको एक्सटेंशन करना है तो आपके पार्टनर्स और सप्लाई का वहां पे की रोल वहां पे रहता है। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, यही टोयोटा प्रोडक्शन की सिस्टम की हम बात करें कि टोयोटा की जो कार्स रहती है वो उनके सप्लायर वो सिर्फ कार मैन्युफैक्चर करती है, बट वो टायर्स मान लो कि सीएट टायर्स के करते हैं कार में। तो अगर वो सीएट टायर्स को अगर एक चैलेंज देंगे कि हमें भाई गुड क्वालिटी के टायर्स हमें प्रोवाइड करो, तो वो उनके पार्टनर्स को भी चैलेंज मिलेगा। और अगर इन शॉर्ट अगर अगर हम बाय करते हैं कुछ भी ये भी कार, और अगर हम अगर उसके जो टायर्स रहते हैं वो अगर पुअर क्वालिटी के अगर हो रहते हैं और अगर टायर वो जल्दी ही टीयर आउट हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने टोयोटा की कार ली थी और टोयोटा के जो कार्स के टायर थे वो अच्छे नहीं निकले। मतलब कि ओवरऑल जो मेन इम्पेक्ट जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही रहती है। तो जो आपके पार्टनर्स और सप्लायर्स है उसको भी आपको चैलेंज करना है कि ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उनको सप्लाई करें। तो challenge your outside business partners to grow and develop, and it shows that you value them and set challenging target and assist your partner in achieving them। मतलब कि उनको चैलेंज करना है और उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो सप्लाई कर रहे हैं तो उसको वो एक रिस्पेक्टफुली आपको उनको हेल्प भी करनी है, उसको अचीविंग करने में आप हेल्प भी कर सकते हैं। फिर जो हमारा 12th प्रिंसिपल है हमारा, वो है गो टू गेम्बा एंड सी फॉर योरसेल्फ, थॉरली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जिसको हम जेंची गेंबुत्सु भी कहते हैं जापानीज लैंग्वेज में। तो बेसिकली गेम्बा का मतलब क्या है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूव प्रोसेसेस बाय गोइंग टू द सोर्स एंड पर्सनली ऑब्जर्विंग एंड वेरीफाइंग डेटा रादर देन थियराइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अदर पीपल और द कंप्यूटर स्क्रीन टेल यू। मतलब कि गेम्बा का मेनली कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप एज ए ऑफिस में बैठ के थियरी या कंप्यूटर स्क्रीन पे आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वहां पे रूट कॉज प्रॉब्लम का क्या है। आपको वो आइडेंटिफाई करने के लिए जहां पे मेन एक्शन हैपन होते हैं, जो हमारा वर्क प्लेस है, वहां पे जाके आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि बेसिकली प्रॉब्लम्स का जो अकरेंस है वो किसकी वजह से है। So think and speak based on your personally verified data. Even a high level managers and executives should go and see things for themselves. So they will have more than a superficial understanding of the situation। मतलब कि जो हाई लेवल के मैनेजर और एग्जीक्यूटिव रहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी वहां पे जाके उनको चेक करना और वो करते हैं कि मेनली यहाँ पे कंडीशन सिचुएशन क्या है। अगर आप ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर एनालाइज करोगे तो वो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं देंगे, बट अगर आप वहां पे जाके सिचुएशन को आप देखोगे तो आप ज्यादा बेटर सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी और आप पर्सनली उसको जो डेटा है वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो और उसको देन आफ्टर वेरीफाई कर सकते हो कि एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम और रूट कॉज क्या है। फिर जो हमारा 13 प्रिंसिपल है, मेक डिसीजन स्लोली बाय कंसेंसस, यूज क्रॉस फंक्शनल टीम्स। कंसेंसस मतलब कि सर्वसम्मति, सबकी जो सम्मति रहती है वो। सो यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर ऑल ऑप्शन एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन रैपिडली। मतलब कि अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग आप अगर कर रहे हो क्रॉस फंक्शनल टीम को यूज करके, और अगर जितने भी आपको कोई भी एक प्रॉब्लम है और उसके जितने भी आपके पास जो आपको सॉल्यूशन रहते हैं उसको वो सारे ऑल ऑप्शन को आपको कंसीडर करना है और जो आपके डिसीजन रहते हैं उसको आपको रैपिडली इंप्लीमेंट कर देना है। और कभी भी ये नहीं करना है कि डू नॉट पिक अ सिंगल डायरेक्शन एंड गो डाउन दैट वन पाथ अंटिल यू हैव थॉरली कंसीडर अल्टरनेटिव्स। कई बार क्या होता है कि हम एक ही सिंगल डायरेक्शन हम सिलेक्ट करते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं, और कई बार एट द एंड वो हमारा जो डायरेक्शन रहता है वो हम लेटर ऑन हमें पता चलता है ये डायरेक्शन हमारी रॉन्ग है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें उसके साथ उसके जो अल्टरनेटिव्स है उसको भी हमें कंसिडर करके साथ में चलना है कि अगर ये हमारा जो डायरेक्शन है वो अगर हमारा जो काम नहीं रहेगा तो हमारा जो बैकअप अल्टरनेटिव्स है वो हमारा क्या रहेगा। तो उसके लिए बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है नेमावासी, वो क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन विथ ऑल ऑफ दोज अफेक्टेड टू कलेक्ट देयर आइडियाज एंड गेट एग्रीमेंट ऑन अ पाथ फॉरवर्ड। मतलब कि अगर कुछ प्रॉब्लम अगर कुछ हो रही है तो उसके अफेक्टेड कितने लोग हैं। जैसे कि अगर मैं अगर यहाँ पे आप अगर एग्जांपल दूं कि अगर मान लो कि मशीन में कोई ब्रेकडाउन आता है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट ही वहां पे इन्वॉल्व हो।
वहां पे हमें पता है कि हम मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो उनका भी एक सब्जेक्ट रहेगा। तो वैसे ही जितने भी सारे जो इस प्रॉब्लम से अगर अफेक्ट होते हैं, वो हम उनको सारे गेट टुगेदर होना है, उनके भी आइडियाज कलेक्ट करने हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, और उनको भी इन्वॉल्व करना है। फिर basically these consensus process through time consuming but help broaden the search for solution, and once the decision is made the stage is set for rapid implementation. ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगी ये टेक्निक, बट ये आपका एक ब्रॉड अप आइडिया आपको क्लियर कर देगी कि आपको कौन से डायरेक्शन में, अगर कोई भी आपका रूट कोज अपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो इसके लिए आप कौन सा सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो आपको जो आपका डिसीजन है वो मेड में आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। एंड वंस यू हैव एस्टैब्लिश द स्टेबल प्रोसेस, यूज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टूल्स टू सस्टेन। अगर एक बार आपने यही आपकी जो प्रोसेस है वो इस्टेब्लिश कर दी, तो यूज द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टूल्स, जो हमारे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के जो लीन टूल्स है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको सस्टेन करने के लिए। और हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल, बिकम अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें बेसिकली है कि स्टेबल द प्रोसेस फर्स्ट एंड देन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब कि काइजेन, मतलब कि आपकी जो प्रोसेस है वो आपको पहले स्टेबल करना है। अगर वो प्रोसेस आपकी स्टेबल हो गई, देन आफ्टर आपको क्या करना है, आपको वही जो आपका जो फ्लो है, आपकी जो डायरेक्शन है, उसको आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ाना है। उसके लिए आप काइजेन टेक्नोलॉजी भी आप यूज कर सकते हैं। और उसमें बेसिकली 3 कैटेगरी है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। अगर आपने कुछ इंप्लीमेंट किया कुछ एक सेक्टर में, तो अगर वो वहां पे सक्सेसफुल गया एक डिपार्टमेंट में, देन आफ्टर यू कैन गो टू होल द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रैपिड इम्प्लीमेंटेशन। तो आप उसको वही इम्प्लीमेंटेशन अगर सक्सेसफुल रहता है तो होल ऑर्गेनाइजेशन में वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर सेकंड है लर्नड लेसन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा 1 पॉइंट लेसन है वो यही है कि अगर आप कुछ लेसन लर्न करते हैं तो उसके लिए आप 1 पॉइंट लेसन आप क्रिएट कर सकते हैं कि आपने ये जो प्रॉब्लम थी उसके लिए आपने ये लेसन आपने लर्न किया, और उसको आपको स्टैंडर्ड बना के उसको फॉलो करना है। एंड लर्न हाउ टू करेक्ट मिस्टेक्स। So basically, Lean and TPS are never-ending organization journey because these are the continuous improvement। तो टीपीएस प्रिंसिपल के मैं आपको कुछ बेनिफिट शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जो बेसिकली जो टीपीएस प्रिंसिपल मेनली जो बेनिफिट देते हैं हमें, और तो वो है इट हेल्प्स टू क्रिएट वैल्यूज फॉर द कस्टमर। जो हमारे कस्टमर है उनके लिए एक वैल्यू क्रिएट करती है। देन आइडेंटिफाई द हिडन प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट अ स्मूथ वर्किंग फ्लो। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे हिडन प्रॉब्लम रहते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, और जो हमारा जो कंटिन्यूअस जो फ्लो है, जो सेकंड हमारा प्रिंसिपल था, वो हमें यहाँ पे हेल्प करता है कि जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो वर्किंग फ्लो रहता है उसको स्मूथ करने में हमें मदद करता है। देन है रिड्यूस वेस्टेज लाइक इन्वेंटरी, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग टाइम एंड रिड्यूस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। मतलब कि हमारे जो मूडा से हमारे जो वेस्ट है वो रिड्यूस करने में भी हमें जो ये जो टीपीएस के प्रिंसिपल है वो हेल्प करते हैं। देन इट हेल्प्स टू बिल्ड गुड वर्किंग कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, गुड वर्किंग कल्चर वहां पे क्रिएट करता है, तो एक ये भी उसका बेनिफिट है। देन इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई हिडन टैलेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड ब्रिंग आउट देयर क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज। इसकी मदद से जो मैंने टीम वर्क का आपको मैंने जो प्रिंसिपल बताया था, तो वहां पे मेनली हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या रहता है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो वहां पे जो एम्प्लॉय का जो हिडन टैलेंट्स रहता है वहां पे बेसिकली आइडिया शेयरिंग होता है। तो जो क्रिएटिविटी रहती है एम्प्लॉयज की वो भी हमें पता चलती है, और जो न्यू न्यू आइडियाज होते हैं वो भी हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर है इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज मॉरल एंड मेक ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव एंड बेटर। इसकी मदद से हम हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हम बढ़ सकती है, और हमारा जो एम्प्लॉय मोरल रहता है वो भी बढ़ता है, और हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो मोर इफेक्टिव एंड बेटर रहता है। तो ये सब जो मैंने प्रिंसिपल बताए वो बेसिकली टीपीएस के 14 प्रिंसिपल थे और उसके कुछ बेनिफिट्स थे। अगर यहाँ पे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं।
मैं आपको एक बात यहाँ पे और एक शेयर करना चाहूंगा कि हमारे जो अपकमिंग वर्कशॉप है, अगर आप रजिस्टर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो हमारे जो पहला हमारा जो वर्कशॉप है वो है सर्टिफाइड 5S प्रोफेशनल। 18 अगस्त से 20 अगस्त का वर्कशॉप रहेगा, 2 to 4। 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा टोटली, एवरी डे 2 आवर्स। उसके बाद हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट का भी एक वर्कशॉप है, 25 अगस्त to 27 अगस्त। तो वो भी आप अगर आपके अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो वो भी आप वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वो भी 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा, 7 to 9 PM। उसके बाद हमारा एक और वर्कशॉप है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जो हमारा हम टीपीएम बोलते हैं, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। उसमें जो हमारा फर्स्ट फेज है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, उसके ऊपर ये पूरा वर्कशॉप रहेगा। हम दिखाएंगे कि आप कौन कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, आप ऑटोनोमस मेंटेनेंस में आप क्या कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। वैसे ही जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है उसमें जो कानबान सिस्टम रहती है, तो कानबान को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका क्या क्या बेनिफिट रहेगा, वो सब आप यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हैं। और एक लास्ट हमारा जो है एक्सेल इन एक्सेल, वो भी एक हमारा जो एक अपकमिंग वर्कशॉप है, और यू कैन रजिस्टर फॉर दैट। सो here we have end our session. If you have any query or any question, you can ask to us. Over to you, Vaibhav. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर ये कुछ वर्कशॉप के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हमारा जो आज का वेबिनार था टीपीएस, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी आप हमें पूछ सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू। यस, किसी को कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है रिगार्डिंग टू द टुडेज टॉपिक 14 principle of TPS as well as our upcoming workshop certified fires professional course, inventory management, autonomous maintenance and Excel, advanced Excel. If any of you have any question, any query, you can ask to us. We are here if you have any doubts regarding today's topic or any of these upcoming workshop related any doubts, you can ask us. I think हेलो no one has any question or query, right? तो आप लोग अगर हेलो सर। हमारे जो अगले Yes, अपकमिंग sir. वर्कशॉप है सर्टिफाइड फायर्स प्रोफेशनल कोर्स, इन्वेंटरी Hello, Vaibhav. मैनेजमेंट। Hello. Vaibhav, sorry to interrupt you, but some participant have maybe some question. Yes, sir. हाँ यस सर, ये 5 years के रिगार्डिंग थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए था कि उसमें क्या रहेगा ट्रेनिंग में। ओके राइट, तेजस भाई मैं आपको मोबाइल में एक व्हाट्सअप भेज रहा हूँ, राइट। ये फायर्स ओके वर्कशॉप जो ओके ओके। हमारा है सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्स, उसके कोर्स कंटेंट में क्या क्या रहेगा, राइट। आप देख लीजिए, उसके यस यस। डिलीवरेबल्स हमने डिजाइन किए हैं, राइट। वो आप देख लीजिए, ओके मैं आपको व्हाट्सअप फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओके 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 यस सर। अगर किसी और पार्टिसिपेंट को भी अगर कुछ डाउट है वर्कशॉप के रिगार्डिंग या कुछ और टॉपिक के रिगार्डिंग, प्लीज शेयर योर थॉट्स। ओके तेजस भाई, मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, राइट।
5 इयर्स प्रोफेशनल कोर्स के जो डिलीवरेबल्स है उसमें क्या रहेगा पूरे कोर्स कंटेंट में। एक ऐसा कोर्स हमने इस डिज़ाइन किया है, राइट। 6 आवर का रहेगा, 2-2 घंटे के 3 सेशन है। और इसमें आपको फाइल्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको ले जाएंगे, आप एक ऑडिट कर पाओ, एक इम्प्लीमेंट कर पाओ, वो स्टेज तक लेके जाएंगे 6 घंटे में। आप इतना हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इसमें अलग अलग, फाइल्स की बेसिक ट्रेनिंग, फाइल्स की सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट, देन 1:5 का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, राइट, और उसका रोड मैप कैसे बना जाए अकॉर्डिंग टू द आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरा कोर्स कंटेंट में रहेगा। यस सर। और जैसे कि और एक पूछना है कि जैसे 5 इयर्स इम्प्लीमेंट हो गया हाँ, कंपनी में या राइट। कहीं पे भी, तो कंपनी खुद बोल सकती है कि हमारा 5 इयर्स इम्प्लीमेंटेड है, ऐसा? एक्चुअली ऐसा है, और वाईएस के लिए जैसे हमारा आईएसओ वगैरह है, इस तरह से कोई बॉडी नहीं है कि उसके हमारा फिक्स ही है कि यस हमें यस। ऑडिट करवाना है। एक वॉलंटरी है कि अगर राइट। हमें फाइल्स प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है हमारे वर्कशॉप में, वर्क प्लेस में, राइट, तो हमारे एज अ वॉलंटरली हमें कोई बॉडी को हायर करना पड़ता है फॉर असेसमेंट ऑफ आवर वर्क प्लेस, कि हमारी साइट को एक्सेस करो कि हमारा जो फाइएस है उसका अभी लेवल क्या है, फाइएस हमने इम्प्लीमेंट किया है, उसका स्कोर क्या है। हम भी इंटरनल ऑडिट करते हैं, मतलब आप क्रॉस फंक्शन टीम बना के आप भी ऑडिट कर सकते हो। आप